एक मेडिकल स्टोर सक्सेसफुल बनाने के लिए क्या चाहिए? अगर आपका जवाब इन्वेस्टमेंट है तो मैं आपको बता दूं कि भारी भरकम इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी मेडिकल स्टोर फेल होते हैं। ये सुनकर आप सरप्राइज हो गए होंगे, लेकिन ये सच है। सिर्फ इन्वेस्टमेंट के बेसिस पर अगर आप मेडिकल स्टोर शुरू करना चाहते हैं तो आप फेल भी हो सकते हैं। तो आज इसी विषय पर इस वीडियो में पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे कि भारी भरकम इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी आखिर क्यों मेडिकल स्टोर फेल हो जाते हैं। वीडियो शुरू करें इससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपने खुद की मेडिकल दुकान शुरू की है तो टेलीग्राम पे हमारा ऑल इंडिया मेडिकल ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करें, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सबसे पहले हम एक मेडिकल स्टोर की रियल स्टोरी के बारे में बात करेंगे, जहां पे भारी भरकम इन्वेस्टमेंट के बाद भी ये स्टोर आखिर में बंद करना पड़ा। तो ऐसा क्या हुआ कि ये स्टोर बंद करना पड़ा? ये मेडिकल स्टोर का नाम हम बिल्कुल भी डिस्क्लोज नहीं करेंगे, लेकिन इस स्टोरी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो शुरुआत में ही इस मेडिकल स्टोर ने इन्वेंटरी पे भारी इन्वेस्टमेंट कर दी, क्योंकि एक भी कस्टमर बाउंस ना हो। साथ में इंटीरियर इतना अच्छा किया कि हर एक कस्टमर अट्रैक्ट हो। साथ में इस स्टोर की एडवर्टाइजिंग भी की, और कस्टमर आने के लिए कस्टमर को डिस्काउंट भी ऑफर कर दिया। ये हर एक प्रिस्क्रिप्शन पे कस्टमर को 15% डिस्काउंट देते थे। सब कुछ सेट था, कस्टमर आने लगे और डेली काउंटर अच्छा शुरू हुआ। कस्टमर बढ़ने लगे, वैसे इन्वेस्टमेंट भी बढ़ने लगी, और साथ में टर्नओवर भी बढ़ने लगा। लगभग 1 साल के बाद इनको इन्वेस्टमेंट में लगभग 1 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े थे। लेकिन जब इन्होंने प्रॉफिट कैलकुलेट किया तब इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट काफ़ी कम था। इसके लिए इस मेडिकल स्टोर के ओनर ने ये सोचा कि अगर हम डिस्काउंट कम करेंगे तो शायद हमारा प्रॉफिट और बढ़ सकता है, और धीरे धीरे डिस्काउंट कम करके कस्टमर मान जाएंगे। लेकिन जैसे ही इन्होंने 15% से 5% तक डिस्काउंट किया, तुरंत नज़दीक मेडिकल स्टोर ने 10% डिस्काउंट शुरू किया। तो बहुत सारे कस्टमर वहाँ पे शिफ्ट होने लगे, तो कस्टमर का बेस कम होने लगा। और दूसरी साइड में इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट की थी ना, उसका फाइनेंशियल बर्डन इस मेडिकल स्टोर के ओनर को आने लगा, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट कुछ खुद के सेविंग से की थी और कुछ इन्वेस्टमेंट है ना वो लोन लेके की थी। और कुछ महीनों बाद नज़दीकी हॉस्पिटल ने भी खुद का मेडिकल स्टोर शुरू किया, जिससे बचे हुए कस्टमर भी वहाँ जाने लगे। इसके लिए धीरे धीरे कस्टमर बेस कम होता गया, और 2 साल के बाद इस मेडिकल स्टोर के ओनर के पास इन्वेस्ट करने के लिए कुछ भी नहीं बचा, और इन्वेस्ट किए हुए पैसे को रिटर्न करने के लिए इन्होंने अपना स्टोर तक बेच दिया। तो बड़े इन्वेस्टमेंट के बाद भी एक स्टोर बंद हो गया। ये बहुत बड़ी सीख है आपके लिए। इन्वेस्टमेंट इज नॉट ओनली सफिशिएंट फॉर ग्रोथ ऑफ फार्मेसी, बहुत सारी और चीज़ों पे भी आपको ध्यान देना पड़ता है। तो ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ये मेडिकल स्टोर बंद हुआ? ऐसे क्या गलती है जिससे आपको भी कुछ सीखना चाहिए? तो चलिए उसी के बारे में बात करते हैं। पहली गलती, ये मेडिकल स्टोर गलत आइडिया से ही शुरू हुआ था। अगर आपको लगता है कि बिजनेस सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट से चलता है तो आप सरासर गलत है। बिजनेस 2 चीज़ों से चलता है, एक इन्वेस्टमेंट और दूसरी बिजनेस स्ट्रैटेजी। दूसरी गलती यह है कि इस मेडिकल स्टोर के पास प्लान बी नहीं था। मतलब आपका बिजनेस अगर नहीं चल रहा है तो आपको अपना बिजनेस करने का तरीका बदलना चाहिए। तीसरी गलती, डिस्काउंट स्ट्रैटेजी। डिस्काउंट से लोग आपकी मेडिकल स्टोर में आते तो ज़रूर है, लेकिन सिर्फ डिस्काउंट देखकर। चौथी गलती,
डेटा ऑफ कस्टमर। अगर आपके पास अपने कस्टमर का डेटा नहीं है ना, तो आपको कभी भी पता नहीं चलेगा कि आपके कितने कस्टमर कम हो गए और वो क्यों हो गए। 5वीं गलती है डॉक्टर डिपेंडेंसी। तो अगर आपका भी फार्मेसी स्टोर किसी हॉस्पिटल पे डिपेंड है, तो मैं आपको याद दिला दूं कि ऐसे बहुत सारे फार्मेसी ऐसी डिपेंडेंसी से बहुत सारा नुकसान झेल चुके हैं। इसके बाद 6ठी गलती अनवांटेड इन्वेस्टमेंट। भारत में कभी भी दिखावे पे कोई भी फार्मेसी नहीं चलती। आपके मेडिकल स्टोर का इंटीरियर अच्छा हो ना हो, लेकिन आपके पास अपने कस्टमर को एंगेज करने का स्किल जरूर होना चाहिए। 7वीं गलती अननेसेसरी इन्वेस्टमेंट। आप कभी भी कोई मेडिकल स्टोर शुरू करने से पहले ये गेस नहीं कर सकते कि कौन से एरिया में कौन से मेडिसिन डिमांडेड रहेगी। इससे आपका जो अनवांटेड परचेस है ना, वो एक्सपायर हो जाता है और कोई भी मेडिसिन एक्सपायर होने के बाद किसी भी रिटेल स्टोर को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है। इसके बाद 8वीं गलती मार्केट एनालिसिस। कोई भी मेडिकल स्टोर शुरू करने से पहले आपको उस एरिया का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपको पता चल सके कि उस एरिया का मिनिमम इन्वेंटरी परचेस कैपेसिटी कितनी है। 9वीं गलती इन्वेस्टमेंट एनालिसिस। बिजनेस का एक रूल है, अगर आपके पास 10 लाख रुपए है ना, तो एक साथ आप 10 लाख रुपए इन्वेस्ट ना करें। कुछ पैसे रोलिंग के लिए भी जमा करें, ताकि आपको फ्यूचर में एज पर नीड इन्वेस्ट कर सके और आपका बिजनेस लॉन्ग रन चले। 10वीं गलती प्रॉफिट एनालिसिस। मेडिकल स्टोर में जितने जितने आप इन्वेंटरी रखते हैं ना, उसका अलग अलग प्रॉफिट मार्जिन है और कई मेडिसिन या कई इन्वेंटरी पे 10% से भी कम मार्जिन है, जैसे FMCG फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। इसके लिए आप डिस्काउंट देते समय ये ज़रूर ध्यान में रखें। और 11वीं गलती विजन। कोई भी मेडिकल स्टोर शुरू करने से पहले आपके पास विजन होना चाहिए। अब मैं आपको कुछ टिप्स बताता हूं जो आपको एक नया मेडिकल स्टोर शुरू करने से पहले फॉलो करनी है। सबसे पहली टिप, अनवांटेड इन्वेस्टमेंट से बचें। जितनी ज़रूरत है वैसे ही आपको मेडिसिन परचेस करनी चाहिए। दूसरा, हॉस्पिटल डिपेंडेंसी। किसी भी हॉस्पिटल पे पूरी तरह डिपेंड मत रहिए, क्योंकि आगे जाके एक तो हॉस्पिटल के डॉक्टर भी चेंज हो सकते हैं या फिर हॉस्पिटल खुद का फार्मेसी भी स्टार्ट कर सकती है। नेक्स्ट, मेडिसिन की पूरी जानकारी आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि डिस्पेंसिंग के साथ साथ आप पेशेंट को काउंसलिंग भी कर सकें। साथ में प्रॉफिट का पूरा नॉलेज आपका होना चाहिए, मतलब कौन सी दवाई पे कितना प्रॉफिट मार्जिन है। अब ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन वाले मेडिसिन कौन से हैं? जेनरिक होते हैं, सर्जिकल होते हैं, तो उस पर आप ज़्यादा ध्यान दे सके, जिससे आपका प्रॉफिट और बढ़े। मेडिकल स्टोर शुरू करने से पहले उस एरिया का एनालिसिस करें, उस एरिया में कितने मेडिकल स्टोर है और कितने हॉस्पिटल है, जिससे ऑलरेडी कंपटीशन एरिया में मेडिकल स्टोर शुरू करने से बचे। और लास्ट टिप आपके लिए है कि मेडिकल स्टोर आपको क्यों शुरू करना है, आपका गोल क्या है, ये भी डिसाइड करें। किसी ने मेडिकल स्टोर शुरू किया ये देख के आप बिल्कुल ना करें, किसी का बहुत अच्छा चल रहा है ये देख के बिल्कुल ना करें, क्योंकि हर एक की बिजनेस करने की स्ट्रैटेजी अलग होती है और उसके रिस्पॉन्सेस भी अलग अलग होते हैं। तो ये सारा एनालिसिस था रिटेल फार्मेसी के बारे में, जिससे आपको रिटेल फार्मेसी के ट्रेड सीक्रेट्स और होने वाले गलतियों के बारे में पता चले। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। इसी प्रकार के फार्मा रिलेटेड जानकारी जानने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।